नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। यूपी में बीजेपी की सरकार के 100 दिन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करना चाहिए पुलिस को अपनी सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। सीधे सुनिए। कैसे संभव हो पाएगा? पुलिस जाएगी, पूछताछ करेगी। अब पूछताछ करने पे भी लोगों को बुरा लग रहा है। पार्क में अंधेरे में बैठे हुए दो लोग हैं, वो पता नहीं किस उद्देश्य से बैठे हुए हैं। आप पार्क में क्यों अंधेरे में बैठे हुए हैं? आप जाइए अपने घर में। क्या आप अपने अभिभावक से पूछ के आए हैं क्या? अगर पुलिस उस बात के लिए उनसे पूछ रही है कि भाई क्यों तुम यहां बैठे हुए हो, अब उसको कोई मुद्दा बना रहा है, तो ये गलत बात है। मुझे लगता है रोका जाना चाहिए इस प्रकार की गतिविधियों को। योगी जी, क्या यही शक्ति उन लोगों के साथ भी है, वो चाहे सत्ता में बैठे कुछ लोग हों या मंत्री हों, जब कोई किसी तरह की कोई बदसलूकी करते हैं? क्योंकि इस तरह के मामले भी सामने आए। कानून सबके लिए समान है, किसी के लिए कोई प्रिविलेज नहीं। जो भी गलत करेगा, कानून अपना कार्य करेगा। एक और घटना योगी जी, जिस तरह से हम कश्मीर में देखते हैं, जो पत्थरबाजी हो रही है, चाहे वो सेना पे होती है, अभी मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बरेली में जो हालात पैदा हुए पिछले 2 दिन में, जिसमें ये देखा गया कि कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए पत्थरबाजी या पुलिस पे हमला किया गया, ये एक नई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। उसमें मुजफ्फरनगर में पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। 3-4 घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं और सब में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ऐसा नहीं कि कोई घटना करे उसके बाद छूट जाए। कोई भी होगा, अगर वह कानून को हाथ में लेगा तो कानून फिर अपना कार्य करेगा और बहुत सख्ती के साथ करेगा। मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने कार्रवाई की है, बरेली में कल कार्रवाई की है, और आगे आने वाले समय में कहीं भी कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा तो कानून सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा ऐसे तत्वों के खिलाफ। योगी आदित्यनाथ जी, एक आपके मंत्री हैं जिनका बयान था कि मुसलमान तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार खर्चा वहन करेगी। आपने कहा था कि आपकी सरकार किसी का भी तुष्टीकरण नहीं करेगी। फिर जब इस तरह का बयान आता है तो क्या वजह है कि हिंदू महिलाएं छूट जाती हैं और हिंदू महिलाओं की बात नहीं होती है? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि मुस्लिमों के तलाकशुदा हों, विधवा हों, कोई भी हो। मुझे लगता है कि तलाकशुदा ज्यादा महिलाएं मुस्लिम समाज में हैं। विधवा महिलाएं कहीं भी हो सकती हैं, अनाथ बच्चे कहीं भी हो सकते हैं। अगर उनके संरक्षण की बात सरकार कर रही है, उनके लिए हॉस्टल बनाने की बात सरकार कर रही है, उनके पढ़ाई लिखाई और उनके भत्ता की बात सरकार कर रही है, गलत नहीं है। हमारे यहाँ एक योजना है महिला कल्याण विभाग में, रानी लक्ष्मीबाई योजना। इस योजना के अंतर्गत हम लोग तलाकशुदा या परित्यक्ता या विधवा महिलाओं के भरण पोषण की व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने उस मंत्रालय से इस बारे में कहा है कि आप इसकी कार्य योजना बनाएं और हम लोगों को इस मामले में एक पहल करनी चाहिए उनके, जिससे उनका संरक्षण हो सके और वे बच्चे ठीक ढंग से पढ़ सकें, हॉस्टल में उनकी व्यवस्था की जा सके। कार्य योजना तैयार हो रही है, मुझे लगता है शीघ्र ही हम इस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें कोई तुष्टीकरण नहीं है। ये तो एक, आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि एक आधी आबादी के संरक्षण से जुड़ा हुआ एक मामला है, उनके भरण पोषण से जुड़ा हुआ मामला है, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ ये मामला है। आपके एक मंत्री ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाना चाहिए। एकाएक इस पर बात होने लग गई, इसकी क्या वजह? देखिए, ऐसे खत्म करने की कोई बात नहीं है और इस प्रकार का कोई भी निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। इसमें सेंट्रल जो वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ जांचें करवाई गई थी, उसके कुछ रिजल्ट हमारे सामने आए थे, तो हमने उसको सीबीआई को रिफर कर दिया है पूरी जांच को। क्योंकि वक्फ की संपत्ति को, बहुत सारी संपत्ति को बेचने के प्रकरण सामने आए हैं और उसमें हजारों करोड़ की संपत्ति को बेचने के मामले सामने आए हैं, तो हम लोगों ने उसको सीबीआई को भेज दिया है। सीबीआई उसकी जांच करेगी, उसके जो भी निष्कर्ष आएंगे फिर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। विकास की आपने बात की, आपने किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, जहां विकास की तमाम आधारभूत संरचना को विकसित करने की बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि किसान कर्ज माफी में जो राजकोषीय घाटा है वो 36,000 करोड़ का है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में भी तकरीबन 34,000 करोड़ का और अब सरकार पर बोझ आ रहा है। तो ऐसे में जो बात हो रही है कि वो सारी योजनाओं पर क्या असर नहीं पड़ेगा जो आप विकास की सोच रहे हैं? खासकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए, हम लोग प्रदेश के विकास और लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको किसी को बंद नहीं करने जा रहे हैं। प्रदेश के विकास को हम द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे।
ऋण माफी, लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक की ऋण माफी की जो योजना है, वह हमारे लिए ऋण माफी नहीं बल्कि किसानों के सतत विकास और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया का हिस्सा हमारे लिए है। देखिए 15 वर्षों के दौरान प्रदेश का किसान पूरी तरह तबाह हुआ है। उसको उसकी उपज का दाम मिलने की बात तो दूर, उसको समर्थन मूल्य भी नहीं मिला। पिछली बार गेहूं प्रदेश सरकार ने आढ़तियों के माध्यम से खरीदा था 7 लाख मीट्रिक टन। इस बार हम लोग खरीदे हैं लगभग 37 लाख मीट्रिक टन। हम लोगों ने किसानों से सीधे खरीदा, समर्थन मूल्य के साथ साथ ढुलाई और लदाई का उसको 10 रुपये अतिरिक्त दिया और उसने सीधे आकर के वह आया। उसको पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब हम लोगों ने गेहूं क्रय केंद्र स्थापित करने की बात कही तो उस समय हम लोगों ने जब प्रशासन से चर्चा की कि भाई ये होना है, तो उन्होंने कहा साहब ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये कभी हुआ ही नहीं। हमने कहा होगा। हम लोगों ने इस पर चर्चा की। मैंने स्वयं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा की कि हम किसानों को करना चाहते हैं, हम कैसे इसके बारे में। उन्होंने कहा कि एक बार आप लोग छत्तीसगढ़ मालूम कर लें। छत्तीसगढ़ में एक सिस्टम, उन्होंने प्रोक्यूरमेंट की एक पॉलिसी बनाई हुई है जो मैंने सुना है, एक बार अगर वहां टीम जाके देख लें। हमने छत्तीसगढ़ टीम भेजी। छत्तीसगढ़ से पहले टीम आती कि इससे पहले ही यहां की प्रशासन स्वयं खड़ा हो गया था। हम लोगों ने 5100 से अधिक सेंटर खोले पूरे प्रदेश के अंदर, और मेरे पास तमाम आड़ती आए, तमाम जनप्रतिनिधि भी आए। उन्होंने कहा साहब आड़तियों से खरीदा जाता था, यहां किसान कभी नहीं देता था। मैंने कहा नहीं, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि हम किसानों से सीधे खरीदेंगे, पैसा किसान को मिलना चाहिए। तो उसके बाद मार्केट में दाम बढ़ गया, गेहूं का दाम बढ़ गया, क्योंकि 1625 और 10 रुपये तक 1635 हम दे रहे थे, और 1650 मार्केट में दाम हो गया। किसान पहले मार्केट में लेके गया, लेकिन जब उसने देखा कि मार्केट में 1650 मिल तो रहा है लेकिन उसमें घटतोली हो रही है, 1 क्विंटल में 10 किलो के आसपास कम तोले जाने की शिकायत जब आई, तो उसने फिर हमारे सेंटर में आना शुरू किया। और आश्चर्य करेंगे कि 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रदेश सरकार ने पहली बार खरीदा है। कई वर्षों के बाद इतना गेहूं का क्रय प्रदेश में हुआ है। आलू, किसानों को राहत देने के लिए पहली बार प्रदेश में आलू का समर्थन मूल्य घोषित हुआ है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम लोगों ने किया, केंद्र सरकार से हम लोगों ने अनुरोध भेजा था, उन्होंने हमें अनुमति दी, हम लोगों ने इसके लिए कार्य प्रारंभ किया। ऐसी गन्ना किसानों के जीवन को भी आप लोगों ने बदला। पिछली बार तक गन्ना किसानों का जो मैक्सिमम जो भुगतान हो पाता था वह 13,000 करोड़ तक भुगतान हुआ है। हम लोगों ने एक समय सीमा के अंदर अब तक हम 22,500 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करवा चुके हैं। 3-4 ग्रुप हैं जिन पर पैसा किसानों का बाकी है, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उसका भुगतान करने की भी तैयारी हमारे स्तर पर चल रही है। ये कार्रवाई तो होगी। किसानों हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता पर है, किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले। पहली बार हो रहा है कि प्रदेश में बीज और खाद की समस्या न होने पाए। पर्याप्त मात्रा में खाद हर जनपद को उपलब्ध करा दिया गया है, उन्नत किस्म का बीज प्रत्येक जनपद को उपलब्ध करा दिया गया है। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए, इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है। जो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, अगर ये सब आंकड़े उन्होंने कभी किए होते तो उनको पता होता कि कार्य कैसे होता है। पहली बार है बुंदेलखंड में पेयजल का संकट नहीं आने पाया, जबकि हाहाकार मचता था। पूरे मई जून के 2 महीने में हाहाकार पूरे बुंदेलखंड में होता था। इस बार बुंदेलखंड में लोगों को पेयजल का संकट नहीं आया है। अगर 1-2 गांवों में कहीं रहा भी होगा तो मुझे लगता है कि वहां पर प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं की, लेकिन कोई संकट इस प्रकार का वहां पर नहीं था, इस बार नहीं आया है। और हम आने वाले 2 वर्ष के दौरान तो बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर को बदल देंगे। हम लोग केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही नहीं बना रहे हैं, हम लोग बुंदेलखंड को भी एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ रहे हैं, और उसको हम लोग तिरवा से लेके झांसी तक और झांसी से चित्रकूट होते हुए इलाहाबाद तक, इसको हम लोग 6 लेन एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हुई है। और लखनऊ से बलिया तक, इसमें अयोध्या को भी हम जोड़ेंगे और काशी को भी जोड़ेंगे। ये सब कार्रवाई हमारी प्रारंभ हुई है और मुझे लगता है कि हम एक समय सीमा के अंदर इस कार्य को करेंगे ही। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग दिवस के दिन
आपकी सरकार की तारीफ भी की और जिस रफ्तार से चल रही है उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र करा। महिलाओं और लड़कियों को लेकर खूब बढ़ो जो योजना आपकी है, इसको आप किस तरह से आगे ले जा रहे हैं और इस पर नजर रखने का क्या मैकेनिज्म, मतलब कि जमीन पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, इसमें मैं प्रदेश के अंदर लगभग सभी जनपदों के साथ संवाद कर चुका हूं और इसमें हमने अपने बेसिक शिक्षा को और माध्यमिक शिक्षा को इसके साथ जोड़ा है। जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। हम लोगों ने 1 जुलाई से लेकर के स्कूल चलो अभियान को हाथ में लिया है और हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश का हर बच्चा स्कूल जाए। उसके लिए एक अभियान चल रहा है और उसको हम लोगों ने नाम दिया है कि खूब पढ़ो आगे बढ़ो। इसमें जो बच्चे प्रतिभावान हैं उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी हम लोग जारी करने जा रहे हैं। साथ साथ 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के लिए हम लोगों ने यूनिफॉर्म दी है, जिससे वह उसके अंदर कोई हीन भावना न पैदा होने पाए। तो कॉन्वेंट की ही तर्ज पर, किसी पब्लिक स्कूल की ही तर्ज पर उसको हम यूनिफॉर्म देने जा रहे हैं, उसको हम जूते देने जा रहे हैं, उसके मोजे देने जा रहे हैं, उसको बैग देने जा रहे हैं, उसको बुक्स देने जा रहे हैं। ये सारी सुविधाएं हम उन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे और ये प्रक्रिया हमारी जुलाई में पूरी हो जाएगी। जुलाई के अंदर प्राथमिक विद्यालयों की पूरा माहौल बदला हुआ दिखाई देगा। एक दूसरा, ट्रांसफर पॉलिसी भी हम लोगों ने लागू कर दी है। छात्र शिक्षक का अनुपात बना रहे, ऐसा न हो कि छात्र कम है शिक्षक ज्यादा हैं और कई छात्र हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। इसको हम लोगों ने पूरी तरह बदल करके रख दिया है और उसको पूरी तरह लागू किया जा रहा है। एक अभियान के क्रम में हम लोग लेंगे। हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी कहा है कि कम से कम एक विद्यालय वे गोद लें। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहा गया है कि वे एक विद्यालय गोद लें और मॉनिटर करें, एक मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करें। इस बार हम इतना कर पाएंगे कि बच्चों की 100% उपस्थिति विद्यालय में हो, हर विद्यालय में शिक्षक हो, वहां पर बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के हम लोग प्रयास करेंगे। अगले वर्ष इस पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होने हैं उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग स्टडी ग्रुप बनाए हुए हैं। उनकी रिपोर्ट आने दें, हम उस पर कार्य करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश का बालक भी यहाँ का जो छात्रा है वह भी देश के अंदर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अपने को उस प्रतिस्पर्धा के योग्य पा सके। तो 100 दिन में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने क्या काम किया है, किन योजनाओं की शुरुआत की है और आगे क्या कुछ बीजेपी की सरकार की योजना है करने की, उस पर मुख्यमंत्री अपनी बात रखते हुए